हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं बताया था, इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश संसद के बारे में बताने जा रहा हूं। ब्रिटिश संसद, जैसा कि ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिसको हम द्वितीय सदन और उच्च सदन बोलते हैं। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो आज मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले थोड़ा सा ब्रिटिश संसद के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि ब्रिटिश संसद क्या है। जैसा कि ब्रिटेन में भी राजतंत्री शासन व्यवस्था रहा करती थी, जैसे कि उस समय प्राचीन समय में और मध्ययुगीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजतंत्र शासन व्यवस्था हुआ करती थी। तो जो राजतंत्र शासन व्यवस्था हुआ करती थी, राजतंत्र, ये राजाओं के द्वारा ही शासन किया जाता था। राजाओं के द्वारा ही शासन किया जाता था, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जो सरकार के तीन अंग होते थे, ये तीनों अंग राजा में ही केंद्रीकृत होते थे या राजा के हाथ में ही निहित होते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार राजा अपने मंत्रिमंडल से, राजा के पास क्या होता था, एक मंत्रियों का समूह होता था जिनसे वह परामर्श करता था। मंत्रियों का समूह होता था। राजा अपने राज्य के प्रशासन के लिए विभिन्न लोगों को नियुक्त करता था, जो राजा के मंत्री होते थे। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि राजा के मंत्री होते थे और मंत्रियों के द्वारा प्रशासन होता था। मंत्री राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। सभी प्रशासनिक कार्यों को मंत्रियों के द्वारा पूरा किया जाता था। तो ब्रिटेन की भी यही व्यवस्था होती है। ब्रिटेन में राजपद होता है और राजा जो होता है वह अपने मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। और जैसा कि 1203 ईस्वी में उसमें ब्रिटेन के राजा थे जॉन। ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉन थे। 1203 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन ने पहली बार मंत्रियों के अलावा, यानी कि पहली बार विभिन्न वर्गों से सदस्यों को बुलाना शुरू किया, जैसे कि पादरियों का वर्ग, सामंतों का वर्ग, सरदारों का वर्ग। इन सभी लोगों को बुलाना शुरू किया, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राजा जॉन को और अधिक कर की आवश्यकता होती है। वह जनता के ऊपर और अधिक कर लगाना चाहते हैं। तो राजा जॉन 1203 ईस्वी में विभिन्न लोगों को बुलाते हैं, यानी कि हर काउंटियों से 3-4 प्रतिनिधियों को ये बुलाते हैं और परामर्श करते हैं। फिर 1203 ईस्वी के पश्चात हम देखते हैं कि 1295 में हम देखते हैं कि 1295 में ब्रिटेन के राजा होते हैं एडवर्ड प्रथम ब्रिटेन का राजा होता है। और एडवर्ड प्रथम ने भी अपने प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न लोगों की एक परिषद बुलाई, जिसमें कि सामंत होते हैं, पादरी होते हैं। इसमें कौन होते हैं? सामंत होते हैं, पादरी होते हैं और सरदार होते हैं। सामंत, पादरी और सरदार होते हैं। इन लोगों को, यानी कि विभिन्न वर्गों से व्यक्तियों को बुलाया और सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। तब से जो संसद है 1295 से यह संसद 3 स्तरीय हो गई। संसद के 3 अंग हो गए। एक सामंतों का वर्ग होता था, एक पादरियों का वर्ग होता था और एक सरदारों का या आम जनों का वर्ग होता था। यानी कि आम लोग बुलाए जाते थे। आम मतलब कि जनता के प्रतिनिधि बुलाए जाते थे, यानी कि सरदार बुलाए जाते थे, जनता के प्रतिनिधि बुलाए जाते थे। जैसा कि उसमें निर्वाचन नहीं होता था, लेकिन जनता के जो गणमान्य नागरिक होते थे उन्हीं नागरिकों को बुलाया जाता था, उन्हीं व्यक्तियों को बुलाया जाता था। तो संसद 3 सदनी हो गई थी, त्रिसदनी संसद हो गई थी। शुरुआती दिनों में संसद त्रिसदनी हो गई थी। लेकिन उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1713 में एडवर्ड तृतीय के शासनकाल के अंतर्गत यह जो संसद है यह द्विसदनी हो गई। एक में जो बड़े बड़े वर्ग थे, जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, जो पैसे वाले थे, अमीर वर्ग थे, और पादरी। अमीर वर्ग और पादरी का एक ग्रुप हो गया। अमीर वर्ग, पादरी और सामंतों का एक वर्ग हो गया और दूसरा वर्ग जनता का था। यानी कि एक जो है अमीरों की प्रतिनिधि संस्था हो गई, एक जनता की प्रतिनिधि संस्था हो गई।
यानी कि एक में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया गया, यानी कि जनता के सामान्य नागरिक, जो सामान्य नागरिक होते हैं वो सामान्य नागरिकों की संस्था हो जाती है। दूसरी अमीरों की हो जाती है, जैसे पादरियों की, पूंजीपतियों की, सामंतों की इत्यादि की संस्था हो जाती है। तो संसद दो सदनी हो जाती है, संसद दो सदनी हो जाती है। यानी कि बाद में इन्हीं को हम राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और दूसरे को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो 1713 तक आते आते ब्रिटिश संसद द्विसदनी हो जाती है, और ब्रिटिश संसद का जो विकास होता है वह मैग्नम कॉन्सिलियम से होता है। मैग्नम 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 कॉन्सिलियम कॉन्सिलियम मैग्नम कॉन्सिलियम से होता है। यही जो मैग्नम कॉन्सिलियम होती है यह राजा को परामर्श देती है, राजा को सहायता देती है, राजा को नीति बनाने में सहायता देती है, कानून बनाने में सहायता देती है। तो यही मैग्नम कॉन्सिलियम का विकसित रूप संसद है। तो सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले संसद का आविष्कार या संसद का जन्म ब्रिटेन में ही हुआ था। इसलिए ब्रिटेन को हम संसदों की जननी कहते हैं। संसद की जननी अगर है तो वह ब्रिटेन है, जैसा कि मुनरो भी कहते हैं कि ब्रिटेन संसदों की जननी है। तो ये जो संसद है यह अंग्रेजी भाषा के पार्लियामेंट से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के किससे लिया गया है? पार्लियामेंट से लिया गया है। और जो पार्लियामेंट है यह फ्रेंच भाषा के पार्ले शब्द से लिया गया है। पार्ली शब्द से लिया गया है, यह फ्रेंच भाषा के पार्ली शब्द से लिया गया है। पार्ली का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। पार्ली, फ्रेंच भाषा में जो पार्ली है उस पार्ली का अर्थ होता है हिंदी में विचार विमर्श करना। तो इस तरह से विचार विमर्श करने वाला जो समूह है वह पार्लियामेंट हो जाता है। तो संसद के दो सदन हो जाते हैं, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी कि संसद के वैसे कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, जैसे भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरह से ब्रिटिश संसद के भी 3 अंग होते हैं, राजा, रानी या उसको सम्राट या सम्राज्ञी कहते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और तीसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो आइए हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स को पढ़ते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन कौन सदस्य होते हैं, कैसे कैसे इनका निर्वाचन होता है या मनोनीत होते हैं, इनकी संरचनाएं क्या होती हैं, सदस्यों की संरचनाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि राज्यसभा में कौन कौन सदस्य होते हैं। राज्यसभा की सदस्यों की संरचना क्या है? संरचना, जैसा कि पूर्व में राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत किया जाता था, राजा के द्वारा मनोनीत किया जाता था। प्रधानमंत्री के सलाह पर किसके द्वारा मनोनीत किया जाता था? राजा के द्वारा मनोनीत किया जाता था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता था। उसमें सबसे पहले होते थे राजवंशीय पीयर। राजवंशी यानी कि पीयर क्या होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको लॉर्ड्स या पीयर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? लॉर्ड्स या पीयर कहते हैं। तो राजवंशी यानी कि जो राजघरानों से संबंधित होते हैं, ऐसे राजघरानों के सदस्यों को राजा के द्वारा नामित किया जाता था। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनको नामित किया जाता था। दूसरा है वंशानुगत पीयर। वंशानुगत पीयर, ये जो वंशानुगत पीयर होते हैं, वह जो पीयर होते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ऐसे सदस्यों के पुत्रों को पुनः नामित कर दिया जाता था। ऐसे सदस्यों के पुत्रों को, यानी कि जब उन सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे सदस्यों के पुत्र को या उसके दूर के रिश्तेदार को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता था। जिस तरह से मृतक आश्रित की नौकरी मिलती है, इसी तरह से राज्यसभा में भी जो सांसद, जो लॉर्ड्स होते हैं, वह एक्सपायर कर जाते हैं या मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनकी जगह पे उनके रिश्तेदार या उनके पुत्र को सदस्यता प्रदान कर दी जाती है, सदस्यता प्रदान कर दी जाती है। तो ये वंशानुगत पीयर हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, न तो राजवंशी पीयर जो होते हैं वह मात्र 5 से 6 होते हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। इसी तरह से आजीवन पीयर हैं। कुछ आजीवन पीयर होते हैं जो एक बार पीयर हो जाते हैं तो सदैव पीयर होते रहते हैं, यानी कि अपने मृत्यु तक पीयर होते रहते हैं, लेकिन वह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं। उनको हम आजीवन पीयर कहते हैं। इनका निर्वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है या इनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और सम्राट के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट किसी भी व्यक्ति को आजीवन पीयर नियुक्त कर सकता है, यानी कि जब तक वह जीता है तब तक वह पीयर बना रहता है। और चौथा श्रेणी है
आध्यात्मिक पीयर की, आध्यात्मिक पीयर की। ये जो आध्यात्मिक पीयर होते हैं, आध्यात्मिक लॉर्ड्स होते हैं, इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 26। इनकी सदस्य संख्या 26 है। ये जो आध्यात्मिक लॉर्ड्स होते हैं, इसमें जो है 5 जो होते हैं, इसमें जो 5 जो होते हैं वह कैंटरबरी का आर्क बिशप होता है। 5 कैंटरबरी का आर्क बिशप होता है, कैंटरबरी का आर्क बिशप होता है, आर्क बिशप। मार्क्स का आर्क बिशप होता है, मार्क का आर्क बिशप होता है मार्क। लंदन का आर्क बिशप होता है, डरहम का होता है, डरहम का होता है। फिर विनचेस्टर का होता है, फिर विनचेस्टर का होता है, विनचेस्टर का होता है। ये 5 जो है आर्क बिशप होते हैं। ये आर्क बिशप की श्रेणियां होती हैं। 5 आर्क बिशप की श्रेणियां होती हैं। बाकी जो 21 होते हैं प्लस 21 होते हैं, 21 और 5 26 हो गए हैं। 21 जो होते हैं वह विभिन्न वर्गों से, यानी कि पादरी भी हो सकते हैं, वह विभिन्न वर्गों से होते हैं, यानी कि वह पूरे प्रांत से, पूरे ब्रिटेन से पादरियों का वर्ग, पादरियों से उनका मनोनयन किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक पीयर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कैंटरबरी का आर्क बिशप, मार्क का आर्क बिशप, लंदन का आर्क बिशप, डरहम का आर्क बिशप, विनचेस्टर का आर्क बिशप। अब यह आर्क बिशप क्या होता है? यह भी जानने योग्य प्रश्न है आप लोगों के लिए कि आर्क बिशप होता क्या है। जैसे कि जो चर्च का पुजारी होता है उसको क्या बोला जाता है? चर्च का पुजारी, उसको पादरी बोला जाता है। चर्च का एक क्षेत्र होता है, यानी कि चर्च का एक क्षेत्र होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है, और सभी पादरियों का जो मालिक होता है वह आर्क बिशप होता है, आर्क बिशप होता है, सभी पादरियों का मालिक। और इसी तरह से पूरे प्रांत से आर्क बिशप होते हैं, पूरे देश से आर्क बिशप होते हैं। सारे आर्क बिशप मिलकर एक पोप का निर्वाचन करते हैं। पोप को तो जानते ही हैं, जैसे वेटिकन सिटी का पोप, पोप जो सबसे बड़ा धार्मिक पुजारी होता है, यह सबसे बड़ा पुरोहित होता है। तो इस तरह से आर्क बिशप होते हैं। तो इसमें आर्क बिशप होते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं कानूनी लॉर्ड्स पर। यह जो है कानूनी लॉर्ड्स, यानी कि जो जब लॉर्ड सभा सुप्रीम कोर्ट के रूप में बैठक करती है तो यही जो कानूनी लॉर्ड्स होते हैं उसकी सुनवाई करती हैं। लॉर्ड सभा के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, फौजदारी क्षेत्राधिकार इत्यादि क्षेत्राधिकार होती है। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह से ब्रिटेन में भी लॉर्ड सभा ही सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अलग से की गई है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है, लेकिन ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा है वही सुप्रीम कोर्ट के रूप में बैठती है। उसी तरह से ब्रिटेन में भी लॉर्ड सभा सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के रूप में बैठती है, सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करती है, तो इसमें जो 9 कानूनी लॉर्ड्स होते हैं, 9 कानूनी लॉर्ड्स होते हैं, यही सुनवाई करते हैं, यही जज होते हैं उस समय, यह कानूनी लॉर्ड्स। अब छठवां पॉइंट है स्कॉटलैंड के पीयर। यह जो स्कॉटलैंड के पीयर हैं, स्कॉटलैंड यानी कि जो ब्रिटेन था वह आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कहा जाता था उसको। लेकिन बाद में आयरलैंड 1932 में स्वतंत्र हो जाता है और स्कॉटलैंड भी स्वतंत्र हो जाता है। तो स्कॉटलैंड के पीयरों का मनोनयन कम कर दिया जाता है। आयरलैंड के पीयर का मनोनयन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब उसमें है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड जो है वह ब्रिटेन का हिस्सा है। उत्तरी आयरलैंड वह ब्रिटेन का हिस्सा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा में इस लॉर्ड सभा के अंतर्गत इन विभिन्न क्षेत्रों से इनका निर्वाचन किया जाता है। परंतु संसद में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। जैसे 1911 का अधिनियम, 1949 का अधिनियम, यानी कि विभिन्न प्रकार के संशोधन होते रहे हैं। और फिर एक संशोधन हुआ 2005 का संवैधानिक सुधार अधिनियम। 2005 का संवैधानिक सुधार अधिनियम होता है। इसके तहत लॉर्ड सभा में सदस्यों की संख्या कम कर दी जाती है। अब लॉर्ड सभा में किस प्रकार के सदस्य होते हैं? जैसे कि 2005 के पहले ये 7 प्रकार के सदस्य होते थे। इनकी संख्या करीब हजारों में होती थी या 1000 से ऊपर भी चली जाती थी। यानी कि 1000 से करीब 1500 के बीच इनकी सदस्य संख्या होती थी। इन लॉर्ड्सों की संख्या होती थी 1000 से लेकर 1500 के बीच में। वहीं जो 2005 में संवैधानिक सुधार होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया जाता है, इसके तहत अब लॉर्ड सभा में सदस्यों की 4 प्रकार की श्रेणियां हो जाती हैं।
पहले 7 प्रकार की श्रेणियाँ थीं, अब 4 प्रकार की श्रेणियाँ हो जाती हैं। पहला आध्यात्मिक लॉर्ड्स, इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 26 है। आध्यात्मिक लॉर्ड्स की सदस्य संख्या कितनी है? 26 है। दूसरा है वंशानुगत पीयर। ये जो वंशानुगत पीयर है, इनका भी मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? मनोनयन इनका किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा के द्वारा किया जाता है, सम्राट के द्वारा किया जाता है। तो ये जो वंशानुगत पीयर होते हैं, इन वंशानुगत पीयरों में भी कई श्रेणियाँ होती हैं। जैसे कुछ लोगों का दल से निर्वाचन किया जाता है, कुछ लोगों का दल से निर्वाचन किया जाता है, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे कि लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और वगैरह जितनी भी पार्टियां होती हैं, वो सब पार्टी अपने ही सदस्यों में से पीयर का निर्वाचन करती। जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दल अपने सदस्यों में से ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित करते हैं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनको निर्वाचित करते हैं, हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, अपने ही दलों में से वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने ही लोगों को भेजते हैं। इसी तरह से ब्रिटेन में भी है, जो दल हैं वह दलीय प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में दलीय प्रतिनिधित्व होता है, दलों के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो जो वंशानुगत पीयर हैं, यानी कि इन सबको मिलाकर सदस्य संख्या कितनी है? 75 है। इस समय सदस्य संख्या कितनी है? 75 है 2023 के अनुसार। यह 2023 के अनुसार है, 2023 तक, अप्रैल 2023 का ये रिकॉर्ड है। अप्रैल 2023 तक जो वंशानुगत पीयर होते हैं, उनकी सदस्य संख्या कितनी अभी तक है? 75 है। इसी तरह से आजीवन पीयर, जो आजीवन पीयर होते हैं, उनका निर्वाचन, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि आजीवन पीयरों का निर्वाचन भी प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट के द्वारा किया जाता है। तो आजीवन पीयर की संख्या, तो आजीवन पीयरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 663 है। आजीवन पीयर की सदस्य संख्या कितनी है? 663 है। और जो चौथी श्रेणी है, ये अपील के लॉर्ड्स है, यानी कि जो अपील के लॉर्ड्स, जो कानूनी लॉर्ड्स हैं, उन्हीं को अपील के लॉर्ड्स कहा जाता है। इनकी सदस्य संख्या इसमें 12 हो गई है। इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई है? इसमें 12 हो गई है। तो इस तरह से कुल 754 सदस्य हैं, यानी कि 26 ये, 75 यह, 663 यह और 12 यह, ये सब मिलाकर कितनी हो गई है सदस्य संख्या? करीब सब मिलाकर कितनी सदस्य संख्या हो गई है? 766 हो गई है। और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 778 है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 778 है। तो इस तरह से वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 778 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि इन 4 श्रेणियों के अलावा कामन सभा के द्वारा भी निर्वाचित होते हैं, राजघराने से भी निर्वाचित होते हैं, दल से निर्वाचित होते हैं, आजीवन पीयर होते हैं, अपील के लॉर्ड्स होते हैं, आध्यात्मिक लॉर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वंशानुगत पीयर कितने हैं? 75 हैं। लेकिन इनकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 92 निर्धारित की गई है। इनकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 92 निर्धारित की गई है। तो 92 निर्धारित की गई है। तो वर्तमान में अभी कितने हैं? 766 सदस्य हैं। जो 92 निर्धारित की गई है, इनकी सदस्य संख्या जो 92 निर्धारित की गई है, उसमें से दल से 75 सदस्यों की संख्या है। दल से जो है 75 सदस्यों की संख्या है। और इसके अलावा कामन सभा और राजघराने से भी है। कामन सभा और राजघराने से भी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल सदस्य संख्या 778 है। यानी कि हम देखते हैं कि आध्यात्मिक लॉर्ड 26 हैं, दल से 75 हैं, जबकि 92 निर्धारित की गई है। इसी तरह से आजीवन पीयर कितने हैं? 663 हैं। अपील्स के लॉर्ड कितने हैं? 12 हैं। और इसके अलावा कामन सभा और राजघराने से भी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इनकी सदस्य संख्या वर्तमान में 778 है, लेकिन इनकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, या घटती बढ़ती रहती है। आइए अब देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पूर्व की संरचना ये है और 2005 संवैधानिक सुधार अधिनियम के तहत संरचना यह है। आइए अब देखते हैं सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला कि उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा, उन्हें कामन सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। कामन सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। कामन सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संसद द्वारा निर्धारित योग्यता का पालन करता हो। संसद द्वारा
निर्धारित योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। विशेषाधिकार क्या है? विशेषाधिकार जो विशेषाधिकार भारत में राज्यसभा के सदस्यों को प्राप्त हैं, वही विशेषाधिकार इनको भी प्राप्त है। यानी कि भाषण से उन्मुक्ति, यह सदन में भाषण दे सकते हैं, भाषण से उन्मुक्ति, भाषण के संबंध में इनको स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी तरह से गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, इनको 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति है। इसके अलावा इनको गवाही से उन्मुक्ति है, इनको गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को गवाही से बाध्य नहीं किया जा सकता है, गवाही से उन्मुक्ति हैं। तो ये सब इनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। गणपूर्ति राज्यसभा की कितनी होती है? गणपूर्ति, वैसे तो राज्यसभा की गणपूर्ति 3 है, लेकिन किसी विधेयक को पारित करने के लिए 30 सदस्यों का होना आवश्यक होता है, 30 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। गणपूर्ति कितनी हास्यास्पद स्थिति है वहाँ की, कि वहाँ गणपूर्ति 3 है। हमारे यहाँ गणपूर्ति कितनी है? 1/10 है। भारत में राज्यसभा या लोकसभा की जब बैठक होती है तो गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है। लेकिन ब्रिटेन के राज्यसभा की गणपूर्ति 3 रखी गई है। और लेकिन कि कोई भी विधेयक पारित करने के लिए 30 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। वेतन भत्ते को देखते हैं। इनको कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता है, हाँ भत्ता मिलता है। इनको भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है, साथ ही साथ सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, अब आइए देखते हैं राज्यसभा के कार्य और शक्तियों को। राज्यसभा की शक्तियों को हम कई शीर्षकों में अध्ययन कर सकते हैं। पहला, विधायी शक्तियां। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तीसरा, वित्तीय शक्तियां। चौथा, न्यायिक शक्तियां। इन शीर्षकों के अंतर्गत हम राज्यसभा की शक्तियों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि राज्यसभा जो थी वह जब अपने शुरुआती काल में राज्यसभा सबसे शक्तिशाली संस्था थी। कॉमन सभा शक्तिशाली संस्था नहीं थी, लेकिन केवल राज्यसभा शक्तिशाली संस्था थी। लेकिन कॉमन सभा ने 1911 में एक अधिनियम बनाया और इस अधिनियम के तहत राज्यसभा की शक्तियों को सीमित कर दिया। और फिर 1949 में फिर एक अधिनियम बना। 1949 में ब्रिटिश संसद के द्वारा यानी कॉमन सभा के द्वारा फिर एक अधिनियम बनाया गया, जिससे कि इनके शक्तियों को सीमित कर दिया गया, यानी कि इनके पंख को काट दिया गया। अब राज्यसभा जो है एक शक्तिहीन संस्था बनकर रह गई है, इसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। जब हम ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं, उसका तात्पर्य कॉमन सभा से होता है, न कि राज्यसभा से होता है। यानी कि संसद की संप्रभुता की बात जब कही जाती है तो इसका तात्पर्य है कि कॉमन सभा संप्रभु है, न कि राज्यसभा संप्रभु है, क्योंकि राज्यसभा की शक्तियों को नष्ट कर दिया गया है, शक्तियों को सीमित कर दिया गया है 1911 और 1949 के अधिनियमों के द्वारा। अब राज्यसभा सिर्फ वर्तमान समय में एक विचार करने वाली संस्था रह गई है, एक विलंबनकारी संस्था रह गई है। यह विधेयकों पर विलंब कर सकती है, विधेयकों पर विचार कर सकती है, इसको बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो राज्यसभा की जो विधायी शक्तियां हैं, जो विधेयक होते हैं, यानी कि विधेयक कहाँ पारित किए जाते हैं? संसद में पारित किए जाते हैं विधेयक। जो विधेयक पारित किए जाते हैं यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाते हैं, चाहे वो कॉमन सभा हो या फिर राज्यसभा हो, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाते हैं विधेयक। यदि कोई विधेयक सबसे पहले कॉमन सभा में आता है, यानी कि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट बिल जिसको हम कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पब्लिक बिल और दूसरा बिल होता है प्राइवेट बिल या व्यक्तिगत विधेयक।
प्राइवेट बिल ऐसा बिल होता है जो किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि हमारे सदन में अगर राहुल गांधी भी कोई बिल प्रस्तुत कर दे तो उसको प्राइवेट बिल माना जाता है। पब्लिक बिल ऐसी बिल होती है, ऐसा विधेयक होता है जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं या सरकार की तरफ से प्रस्तुत किए जाते हैं। पब्लिक बिल दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक है ऑर्डिनरी बिल है, और दूसरा फाइनेंशियल बिल। ये दो प्रकार के होते हैं। फाइनेंशियल बिल यानी कि एक साधारण विधेयक है और एक वित्त विधेयक। तो जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक, वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जो वित्त विधेयक होता है वह केवल लोकसभा में या कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जब साधारण बिल कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है, जब साधारण बिल सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो कॉमन सभा से यह प्रस्तुत होकर, कॉमन सभा में पारित होकर जब यह राज्यसभा के पास आता है तो राज्यसभा भी इस पर विचार विमर्श करती है। और विचार विमर्श करने के पश्चात वह संशोधन भी कर सकती है। लेकिन उसको 1911 के अधिनियम के अनुसार 2 वर्ष अधिक से अधिक 2 वर्ष का विलंब कर सकती थी। यानी कि जो 1911 में अधिनियम बना उसमें राज्यसभा विधेयकों पे, साधारण विधेयक के संदर्भ में अधिक से अधिक 2 वर्ष तक विलंब कर सकती थी। यानी कि कॉमन सभा ने एक बार प्रस्तुत कर दिया, यानी कि कॉमन सभा ने एक बार प्रस्तुत कर दिया और राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर दूसरी बार भी कॉमन सभा ने प्रस्तुत कर दिया और दूसरी बार भी राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया। तीसरी बार भी कॉमन सभा ने प्रस्तुत कर दिया और तीसरी बार जब प्रस्तुत करती है तो यह अब राज्यसभा में नहीं जाती, यह सीधे कहाँ चली जाती है? सम्राट के पास चली जाती है सिग्नेचर करने के लिए। तो इस तरह से एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 2 सत्र होते हैं। एक वर्ष में 2 सत्र होते हैं। एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 2 सत्र होते हैं। तो दोनों और लगातार 3 सत्र में अगर राज्यसभा उस विधेयक को अस्वीकार करती रही तो तीसरे सत्र के अंत में कॉमन सभा उसको पारित करके कहाँ भेज देती है? सम्राट के पास भेज देती है। तो इस तरह से राज्यसभा अधिक से अधिक 2 वर्ष का विलंब कर सकती थी। लेकिन 1949 में जो अधिनियम पारित हुआ उसके तहत इसकी अधिकतम समय सीमा कितनी हो गई? वह 1 वर्ष हो गई। साधारण विधेयक के संदर्भ में अब राज्यसभा अधिक से अधिक 1 वर्ष का विलंब कर सकती है। 1 वर्ष का विलंब कर सकती है, 1 वर्ष से अधिक नहीं कर सकती है। यदि 1 वर्ष से अधिक करती है तो कॉमन सभा उसको पारित करना चाहती है तो पारित कर देती है, यानी कि स्वतः पारित हो जाता है और पारित होकर फिर कहाँ चला जाता है? सम्राट के पास चला जाता है। इस तरह से साधारण विधेयक के संबंध में भी हम देखते हैं कि राज्यसभा को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं वह सब कॉमन सभा को ही प्राप्त हैं। कार्यपालिका के संबंध में देखते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, चूंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ब्रिटेन में भी कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी यानी कि कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ भारतीय शासन व्यवस्था में देख सकते हैं कि जो लोकसभा है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं उत्तरदायी है। राज्यसभा उनका कुछ नहीं कर सकती है, केवल यही कर सकती है। राज्यसभा कैसे उन पर नियंत्रण रखेगी? कार्यपालिका के ऊपर तो लोकसभा का नियंत्रण होता है, राज्यसभा का नियंत्रण नहीं होता है। इसी तरह से ब्रिटेन में भी हम देखते हैं कि कार्यपालिका के ऊपर कॉमन सभा का नियंत्रण होता है, राज्यसभा का नियंत्रण नहीं होता है। राज्यसभा केवल विभिन्न माध्यम से असंतोष व्यक्त कर सकती है, जैसे कि कार्यपालिका से या मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है, सरकार की निंदा कर सकती है, कार्यों और नीतियों की आलोचना कर सकती है। इस तरह से विभिन्न प्रकार से इत्यादि विभिन्न साधनों के द्वारा यह कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण कर सकती है। उनके विरुद्ध जांच आयोग की मांग भी कर सकती है, जांच आयोग की मांग करके भी उन पर नियंत्रण कर सकती है। तो इस तरह से कार्यपालिका के ऊपर राज्यसभा का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है।
वित्तीय शक्तियों पर आते हैं। लाड़ सभा की वित्तीय शक्तियां, जो जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि वित्त विधेयक के ऊपर, यानी कि एक साधारण विधेयक होता है, दूसरा फाइनेंशियल बिल होता है। तो फाइनेंशियल बिल के ऊपर लोकसभा का ही अधिकार होता है, राज्यसभा के ऊपर राज्यसभा का अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा उसको अधिक से अधिक कितने दिनों तक विलंब कर सकती है? 14 दिन तक विलंब कर सकती है, 14 दिन तक विलंब कर सकती है। लेकिन हम ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में देखते हैं कि ब्रिटेन में जो वित्त विधेयक होता है, वह वित्त विधेयक भी ब्रिटेन में कहाँ पारित किया जाता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब कॉमन सभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत हो जाता है तो वित्त विधेयक 2/3 बहुमत से पास होने के पश्चात यह लाड़ सभा में भेजा जाता है। जब लाड़ सभा में भेजा जाता है इसको, तो लाड़ सभा उस वित्त विधेयक पर कोई भी चर्चा परिचर्चा, वित्त विधेयक के ऊपर चर्चा परिचर्चा तो कर सकती है, लेकिन कोई संशोधन नहीं कर सकती है, कोई संशोधन नहीं कर सकती। जैसा कि साधारण विधेयक के संदर्भ में वह संशोधन कर सकती है, लेकिन वित्त विधेयक के संदर्भ में वह संशोधन नहीं कर सकती है। उसको 1 महीने के अंदर वापस करना होता है, उसको 1 महीने के अंदर वापस करना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 महीने के अंदर वित्त विधेयक को वापस करना होता है, और साधारण विधेयक के संदर्भ में वह 1 वर्ष का विलंब कर सकती है, वित्त विधेयक के संदर्भ में वह 1 महीने का विलंब कर सकती है। यानी कि वित्त विधेयक, अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स वित्त विधेयक को पारित नहीं करना चाहती है तो भी वह 1 महीने के बाद स्वतः पारित हो जाता है। इस तरह से वित्त विधेयक के ऊपर भी किसका अधिकार होता है? कॉमन सभा का अधिकार होता है। अब आते हैं हम न्यायिक शक्तियां। यही उसकी शक्तियां महत्वपूर्ण है जो उसकी प्रासंगिकता को बढ़ाती है। यानी कि जब लाड़ सभा सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करती है, सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करती है, तो उसके जो कानूनी लार्ड्स होते हैं या अपील के लार्ड्स होते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वही जज होते हैं। यानी कि पहले 9 सदस्य संख्या थी, अब 12 सदस्य संख्या हो गई है। तो ये जो सदस्य होते हैं, यही जो ये न्यायिक सदस्य होते हैं या कानूनी लार्ड्स होते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के रूप में बैठक करते हैं और देश के सभी प्रकार के मामलों पर यह अपनी सुनवाई करते हैं, चाहे वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो, चाहे दीवानी क्षेत्राधिकार हो, चाहे अपीली क्षेत्राधिकार हो, किसी प्रकार की भी सुनवाई होती है वह सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो लाड़ सभा एक सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लाड़ सभा की जो शक्तियाँ हैं वह केवल सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हैं और विशेष शक्तियाँ नहीं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लाड़ सभा को व्यापक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वह कॉमन सभा को प्राप्त हैं। लाड़ सभा एक शक्तिहीन सदन बन गई है। कुछ विचारक कहते हैं कि लाड़ सभा को समाप्त कर देना चाहिए, कुछ विचारक लाड़ सभा को बनाए रखने के पक्ष में होते हैं, लेकिन ब्रिटिश जनमत जो है या ब्रिटिशवासी लाड़ सभा को बनाए रखने के पक्ष में होते हैं, क्योंकि वह परंपरा प्रिय होते हैं, वह अपने प्रथाओं से प्यार करते हैं, प्रथाओं से प्रेम करते हैं, वह परंपराओं को समाप्त करना नहीं चाहते हैं। यदि परंपराओं को समाप्त करना होता तो 1649 में चार्ल्स प्रथम की हत्या हो जाती है, 1649 में चार्ल्स प्रथम की हत्या हो जाती है, तो इस समय वह राजा के पद को समाप्त कर सकते थे। फिर 1688 में क्रांति होती है, गौरव में क्रांति होती है या रक्तहीन क्रांति होती है, या इसको हम स्वर्णिम क्रांति कर सकते हैं, या स्वर्णिम क्रांति के द्वारा यह राजपद को समाप्त कर सकते थे। लेकिन जब जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग जाता है तो उसकी पुत्री मेरी और उसके पति या उसके जेम्स द्वितीय के पुत्री और जेम्स द्वितीय का दामाद मेरी और विलियम को संयुक्त शासन सौंपते हैं और इनके शक्तियां को सीमित कर देते हैं। तब से 1688 से देखते हैं आज तक राजपद बना हुआ है। तो इसी तरह से ब्रिटिशवासी या जो लाड़ सभा के पक्षधर हैं ये चाहते हैं कि लाड़ सभा संस्था बनी रहे, क्योंकि लाड़ सभा बहुत कुछ कार्य करती है, यह विधेयकों के ऊपर विलंब करती है। कभी कभी कॉमन सभा में जल्दबाजी में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि अप्रासंगिक हो सकते हैं, जो कि समयानुकूल नहीं हो सकते हैं। तो लाड़ सभा उन विधेयक के ऊपर विचार विमर्श करती है, उस विधेयक के ऊपर विचार विमर्श करती है। यानी कि लाड़ सभा कॉमन सभा की गर्मी को शांत करती है। जब कॉमन सभा में जल्दबाजी से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं तो उस विधेयक को फिर लाड़ सभा में भेजा जाता है, लाड़ सभा में विचार विमर्श करती है। तो हो सकता है कि कॉमन सभा का मूड बदल जाए, कॉमन सभा का मूड बदल जाए और कॉमन सभा उस विधेयक को फिर न पारित करे। तो इस तरह से लाड़ सभा जो है अनुचित विधेयकों को पारित होने से रोकती है। यह विचार विमर्श करने वाली संस्था होती है, क्योंकि इसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं, इसमें काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं, और इनकी उम्र भी कॉमन सभा के सदस्यों से अधिक होती है, इसलिए अधिक अनुभवी होते हैं। यह विचार विमर्श करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के विधेयकों में संशोधन करते रहते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशवासी लाड़ सभा को बनाए रखने के पक्ष में होते हैं, वह लाड़ सभा को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। लाड़ सभा आज भी ब्रिटेन वासियों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको संक्षेप में ही लाड़ सभा के शक्तियाँ
लाट सभा की संरचना, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया। जिसे परीक्षा में यह क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश संसद की लाट सभा की शक्तियों, कार्यों का विवेचन कीजिए, या इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाट सभा के गठन, कार्य और शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। तो जितना मैंने बताया उतना आपको परीक्षा में लिखने के लिए पर्याप्त होगा। ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन, ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन या उच्च सदन, लाट सभा के संरचना और कार्य और शक्तियों का विवेचन कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं मेरा वीडियो पढ़कर। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कॉमन सभा। कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटिश संसद के 3 अंग हैं, एक है सम्राट और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तीसरा है कॉमन सभा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉमन सभा के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।